हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण को सबसे आसान तरीका से समझेंगे। ये वीडियो पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और 2 हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान तरीका से समझेंगे कि एसिड बेस साल्ट के बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सेंधा एवं काला नमक क्या है? सेंधा एवं काला नमक। इसका उत्पादन एवं बनाने की विधि है। तो सेंधा नमक जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में क्या मिला होता है? अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। किसके कण मिले होते हैं? लाल चिकनी मिट्टी के कण। किसके उत्पादन में? सेंधा नमक के उत्पादन में मिले होते हैं। जिससे नमक का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। जब लाल चिकनी के मिट्टी कण मिले रहेंगे अशुद्धि के रूप में तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा। सेंधा नमक को आप लोग एक गांव देहाती के भाषा में बिटनून भी बोला जाता है। तो ये आप लोग याद याद रख सकते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। हम लोग के यहाँ तो बिटनून बोला जाता है इसको। जिससे नमक का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक में आयोडीन के, साधारण नमक में किसके? आयोडीन के कुछ मात्रा मिलाने से जो नमक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आयोडीन युक्त नमक। उसे क्या बोल देंगे? आयोडीन युक्त नमक बोल देंगे। यानी साधारण नमक में, साधारण नमक में किसके मात्रा? साधारण नमक में क्या मिला देंगे? आयोडीन। क्या मिला देंगे? आयोडीन। तो उसको क्या बोल देंगे? आयोडीन युक्त नमक। साधारण नमक में हम आयोडीन मिला देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? आयोडीन युक्त नमक। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। उपयोग, उपयोग है इसका। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आप लोग याद रख सकते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। इससे बचने के लिए भोज्य पदार्थ में, इससे बचने के लिए भोज्य पदार्थ में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हो गया ये। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आप तैयारी कर सकते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इससे बचने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आप लोग उसका आंसर बना सकते हैं यहाँ से। अगला देखिए, अगला है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और रासायनिक सूत्र NaOH। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका और या बोल देते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का ही रासायनिक नाम हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र हो गया NaOH। याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा आप लोग, और रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है बनाने की विधि। किसकी विधि है? बनाने की विधि। तो बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूट कर यानी वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो ऑब्जेक्टिव यहां से आप लोग तैयार कर सकते हैं कि किस रासायनिक यौगिक को क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किस रासायनिक यौगिक को? तो कास्टिक सोडा को। कास्टिक सोडा बोलिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यही हम लिख दिए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaCl है। इसको इसको क्या किया है? यहाँ पे विद्युत प्रवाहित किया है। क्या प्रवाहित किया है? इसमें NaCl पे क्या प्रवाहित किया है? विद्युत प्रवाहित किया है। तो क्या प्राप्त हुआ? NaOH। NaOH क्या प्राप्त हुआ है? NaOH यानी कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कास्टिक सोडा। तो यही लिख दिया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्या जलीय विलयन में क्या प्रवाहित किया है? विद्युत प्रवाहित, क्या विद्युत प्रवाहित किया है। तो क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है। इसी को बोल देते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको क्या बोल देंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया। आगे देखिए, क्लोरीन गैस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है। तो यहाँ क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे मुक्त होता है? एनोड पर। एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मुक्त होता है? कैथोड पर। कैथोड के पास एक विलयन बनता है। उस विलयन का नाम क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कहाँ पे बनता है? तो कैथोड के पास बनता है। कहाँ पे बनता है? कैथोड के पास। तो आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रख सकते हैं। क्लोरीन गैस क्लोर क्षार प्रक्रिया में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होता है? तो क्लोरीन गैस कहाँ पे मुक्त होता है? एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए, आगे है इसका उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला उपयोग देखिए, इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। कागज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का। किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है? इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए उपयोग, इसका उपयोग धातु से ग्रीज हटाने के लिए किया जाता है। धातु से ग्रीज हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का उपयोग। इस अगला उपयोग देखिए, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? साबुन बनाने में। तो साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा यानी NaOH का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा बोलिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, सब बात बराबर ही है। अगला देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस के उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोग आगे दिया हुआ है क्या? हाइड्रोजन गैस के उपयोग। चलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस के उपयोग को देख लेते हैं। पहला उपयोग दिया हुआ है, इसका उपयोग वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर, क्या कर? हाइड्रोजनीकरण कर। किसको? वनस्पति तेल को। तो हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में, किसमें? वनस्पति घी में परिणत करने में किया जाता है। तो आप लोग याद हुआ हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में किया जाता है। किसके क्या करने में किया जाता है? परिणत करने में किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे लिखा हुआ है दूसरा उपयोग हाइड्रोजन गैस का, इसका उपयोग हाइबर विधि द्वारा, कौन से विधि द्वारा? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, क्या बनाने में? अमोनिया बनाने में किया जाता है। तो यहां से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का यानी H2 का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखिए, इसका उपयोग ईंधन मार्गीन के रूप में किया जाता है। मार्गरीन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन मार्गरीन के रूप में किया जाता है। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं। ये दोनों भीविया है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या याद रख सकते हैं कि किसका उपयोग ईंधन मार्गरीन के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग? हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन मार्गरीन के रूप में किया जाता है। और हाइबर विधि द्वारा भी अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे है क्लोरीन गैस का उपयोग। किसका उपयोग है? क्लोरीन गैस का यानी Cl2 का उपयोग देख लेते हैं। Cl2 का उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग देखिए, पहला उपयोग है इसका उपयोग कपड़ा एवं कागज को, कपड़ा एवं कागज को क्या करने में? विरंजित करने में, विरंजित करने में किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे से याद रख सकते हैं, भीविया ऑब्जेक्टिव है कि कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है यानी Cl2 का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखिए, इसका उपयोग जल की स्वच्छता दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्वच्छता करने में किया जाता है। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, जल की स्वच्छता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्वच्छता दूर करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं दूसरा उपयोग भी, पहला उपयोग भी। और अगला उपयोग देखिए, तीसरा उपयोग, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने में। तो विरंजक चूर्ण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? विरंजक चूर्ण, आगे दिया है विरंजक चूर्ण। तो इसका हम रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। ये लोग आप लोग याद रख सकते हैं, रासायनिक नाम है VBI। देखिए रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ये भी VBI है। ये सूत्र आप लोग याद रख सकते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? CaOCl2। यहां से देखिए CaOCl2 बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2 को 40 डिग्री, कितने डिग्री? 40 डिग्री यानी 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उसके ऊपर कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। उसके ऊपर कौन सा गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 प्राप्त होता है। तो यहीं पे ये हम ये भाषा में लिख दिया है, इसी को फॉर्मूला स्ट्रक्चर के रूप में तैयार कर दिए हैं।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH के हॉल 2 पर कि कौन सा गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर उसको कितने डिग्री पे गर्म करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्राप्त होता है। तो यही हम लोग यहाँ पे भाषा के रूप में लिख दिए थे, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा तो अपने आप भाषा बन जाएगा। यानी बुझा हुआ चूना पर कौन सा गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है उपयोग देख लेते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो पहला उपयोग देखिए, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। अगला देखिए, अगला उपयोग क्या दिया हुआ है, इसका उपयोग कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है, विरंजन करने में। तो विरंजन, कपड़ा एवं कागज को विरंजन करने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण। अगला उपयोग देखिए, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। तो ये पहला उपयोग याद रख लीजिएगा, दूसरा उपयोग भी याद रख लीजिएगा, तीसरा उपयोग भी याद रख लीजिएगा। चौथा उपयोग देखिए, इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में, क्या दिया हुआ है, इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, उपचायक के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग उपचायक, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है। तो किस यौगिक का उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग। किसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोलिए या खाने का सोडा बोलिए, दोनों बोल सकते हैं, चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, दोनों सेम है। इसका रासायनिक सूत्र देखिए, NaHCO3, रासायनिक सूत्र याद रख सकते हैं, ये रासायनिक नाम भी याद रख सकते हैं। रासायनिक सूत्र क्या हुआ, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, NaHCO3। यहाँ पे आगे देखिए, आगे है बनाने की विधि। क्या है, बनाने की विधि। तो हम लोग बनाने की विधि देख लेते हैं, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन से विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रख सकते हैं कि किसका उपयोग, किसको प्रयोगशाला में अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसको, बेकिंग सोडा को। किसको, बेकिंग सोडा को। और आगे पढ़ेंगे खाने का, सॉरी, धोने का सोडा। ये तो हम खाने का सोडा यहाँ पे पढ़ ही लिए, आगे हम पढ़ेंगे क्या, धोने का सोडा। तो खाने का सोडा और धोने का सोडा दोनों को प्रयोगशाला में अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी भी विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये आप लोग भी है ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा या धोने का सोडा को। आगे देखिए, आगे है अमोनिया, इसी को हम भाषा में लिख दिया है, मतलब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 प्राप्त होता है, NaHCO3 प्राप्त होता है। तो यही, इसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के रूप में तैयार कर दिया है। यानी अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, यानी संतृप्त सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्राप्त होता है, NaHCO3 प्राप्त होता है। यही हम लोग यहाँ पे भाषा के रूप में लिख दिया है कि अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से प्राप्त होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग। पहला उपयोग है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, खाने का सोडा को। किसका उपयोग किया जाता है, खाने का सोडा को।
अगला देखिए, अगला उपयोग देखिए, अगला उपयोग है दूसरा उपयोग। इसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है। तो पेट की अम्लता को कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? खाने का सोडा को। किसका? खाने का सोडा यानी NaHCO3 का, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला उपयोग देखिए, अगला उपयोग है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? खाने का सोडा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? इसका उपयोग रसोई घर में भोज्य पदार्थ में किया जाता है। तो रसोई घर में भोज्य पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा बोलिए या खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का उपयोग किसका किसके रूप में किया जाता है? रसोई घर में भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग देखिए, अगला उपयोग है 5 नंबर। इसका उपयोग केक क्या केक या पाव रोटी, केक या पाव रोटी में किया जाता है। केक या पाव रोटी में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है, जिससे यह मुलायम तथा स्पंजी हो जाता है। जिससे यह क्या हो जाता है? मुलायम तथा स्पंजी हो जाता है। तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है धोने का सोडा या धोबिया सोडा। धोने का सोडा बोलिए या धोबिया सोडा बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो इसका रासायनिक नाम हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या है रासायनिक नाम? धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या हो गया? Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। कितना H2O? 10H2O। तो जल के कितने अणु है इसमें? 10 है, 10 अणु है। तो इसी को क्या बोल देंगे? अगर 10 अणु है तो इसी को बोल देंगे हम लोग क्रिस्टलन का जल। क्योंकि एक निश्चित अणु है, जल के एक क्या है? निश्चित अणु है, यानी 9 अणु है। निश्चित अणु है यानी 9 अणु है, सॉरी 10 अणु है। तो 10 अणु एक निश्चित अणु हुआ जल का, तो इसी को बोल देंगे हम लोग क्रिस्टलन का जल। आगे हम लोग क्रिस्टलन का जल भी पढ़ेंगे, तो वहां पे अच्छा से डिटेल से समझेंगे कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग रासायनिक सूत्र याद रख लीजिएगा। ये VBA है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सही है। तो जिसका फॉर्मूला सही रहेगा उसी को सही टिक कर देंगे। इसका बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं। तो हम बताए थे कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा दोनों को ही अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन से विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा और धोने का सोडा या धोबिया सोडा दोनों को ही अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, आगे है इसके बनाने की विधि। स्टेप फर्स्ट देख लीजिए आप लोग। ये आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा स्टेप फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग देख भी सकते हैं। स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग भाषा बना देंगे। अगर हम लोग ये समझ गए, मतलब ये समझ गए, तो भाषा तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है क्या है? ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया सोडियम क्लोराइड का। किसका हो गया? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे? सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग को पता है NaCl को सोडियम क्लोराइड बोल देते हैं, और NH3 को क्या बोल देते हैं? अमोनिया, अमोनिया गैस क्या बोल देते हैं? और NH4 को अमोनियम, NH4 को अमोनियम, NH3 को अमोनिया। और ये कौन सा गैस हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आप लोग भाषा भी बना सकते हैं। देखिए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, जलीय विलयन का फॉर्मूला H2O, संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कौन सा गैस प्रवाहित करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी NaCO3 प्राप्त होता है। तो ये आप लोग समझ जाएंगे तो भाषा आराम से लिख देंगे। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप में दिया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट को किसका फॉर्मूला हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। इस पे उष्मा देते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 प्राप्त होता है। इसी को बोल देते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। क्या बोल देते हैं इसको? Na2CO3 को क्या बोल देंगे? सोडियम कार्बोनेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बोल देंगे। तो यहीं पे इसका भाषा बना के लिख दिया हुआ है स्टेप 2 में। तो आप लोग ऐसे ही स्टेप 1 करके लिखिएगा, स्टेप 2 करके लिखिएगा, जिससे आप लोग को
5 में 5 मार्क मिले। धोने का सोडा या धोबिया सोडा 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो ऐसे आप लोग स्टेप बना के लिख दीजिएगा, तो कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा अच्छा बुझाएगा, इसलिए अच्छा लगेगा। तो यहीं पे हम लोग भाषा बना के लिख दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, क्या करके? गर्म करके क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखिए आगे क्या दे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में क्या है? सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करके, क्या करके? क्रिस्टलीकरण करके क्या प्राप्त होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है, जो एक क्षारकीय लवण है। कौन सा लवण है? क्षारकीय लवण है। तो स्टेप थर्ड भी आप लोग याद रख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को क्या करके, यहीं पे देख लीजिए, पहले ये समझ लीजिए, तब हम लोग भाषा बना देंगे। क्या है सोडियम कार्बोनेट को? ये क्या किया है? इसको क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। तो इसको क्रिस्टलीकरण करके, यानी सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करके क्या प्राप्त करते हैं? धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धोने का सोडा। तो यही भाषा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जो एक कौन सा लवण है? क्षारकीय लवण है। आगे देखिए, आगे इसका उपयोग है। उपयोग देख लेते हैं अब हम लोग। तो पहला उपयोग देखिए, इसका उपयोग कांच, क्या? कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। तो कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर देखिए, इसका उपयोग बोरेक्स, क्या? बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है। यानी इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। अगला देखिए, अगला उपयोग है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तो साफ सफाई के लिए किसका उपयोग होता है? तो धोने का सोडा का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? धोने का सोडा का उपयोग होता है। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए, उपयोग में भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तो आप लोग उपयोग को भी याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए, चौथा उपयोग देखिए, ये तो वीवीआई है, ये वीवीआई है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। ये मिस्टेक है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। तो चौथा में उपयोग में यही लिख दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक नाम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोलिए या हेमीहाइड्रेट बोलिए, दोनों का मतलब आधा ही होता है। तो अर्धहाइड्रेट बोलिए या हेमीहाइड्रेट बोलिए, तो इसका रासायनिक नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। अब देखिए रासायनिक सूत्र है, अगला क्या है? रासायनिक सूत्र, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितना H2O? हाफ H2O या आधा H2O बोल सकते हैं। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये वीवीआई है फॉर्मूला, ये पूछ देता है। तो दूसरा भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ये दोनों सेम ही हुआ, फॉर्मूला सेम ही हुआ। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, कोई एक याद रख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं, स्टेप में लिख देते हैं ताकि पढ़ने वालों को थोड़ा अच्छा लगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिख दिए हुए हैं देखिए, जिप्सम को 373 केल्विन, कितने? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या प्राप्त होता है? गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट ही प्राप्त होता है, न कि क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा। स्टेप फर्स्ट में हम यही लिख दिया है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। देखिए ये इसी को हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला कितना होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये आप लोग याद रख सकते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया ये CaSO4 इंटू 2H2O। इसी को कितने डिग्री कितने केल्विन पर गर्म करने पर? तो 373 केल्विन गर्म करने पर तो क्या प्राप्त होता है? CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4। तो यही लिख दिया है भाषा के रूप में कि जिप्सम को कितने डिग्री पर? 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। अगला स्टेप देखिए,
अगला स्टेप है जिप्सम को 120 डिग्री, फिर कितना पे गर्म करेंगे जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वहां पे क्या प्राप्त होता था 373 केल्विन पर गर्म करने पर, 373 केल्विन गर्म करने पर वहां पे कैल्शियम सल्फेट ही प्राप्त होता है। यहाँ पे जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, यानी CSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त होता है। यही इसी को हम लोग भाषा के स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिए हैं। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, जिप्सम का। तो जिप्सम को कितने पे 120 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग हम लोग आप लोग देख सकते हैं। पढ़ लेते हैं उपयोग क्या दिया हुआ है। तो पहला उपयोग देखिए, पहला उपयोग क्या लिखा हुआ है, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो मूर्ति बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप लोग देखे होंगे कि जब हड्डी टूट जाती है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, प्लास्टर करता है। क्या करता है, प्लास्टर। तो उसमें कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला देखिए, तीसरा नंबर उपयोग है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। तो सतह को चिकना बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, नीला थोथा। क्या, नीला थोथा बोलिए या तूतिया बोलिए, नीला थोथा बोलिए या तूतिया बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र हो गया CuSO4 इंटू 5H2O। तो ये किसका सूत्र हो गया, नीला थोथा या तूतिया का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CuSO4 इंटू 5H2O है। आगे क्या है लिखा हुआ, क्रिस्टलन का जल या जलयोजित लवण, पीछे पढ़े हुए थे। क्रिस्टलन का जल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्रिस्टलन का जल बोलिए या जलयोजित लवण बोलिए। इसका सेकंड नाम क्या हो गया, जलयोजित लवण। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु, यानी निश्चित अणु रहेगा। कितना अणु रहेगा, निश्चित, यानी 10H2O रहेगा। ये नहीं कि 9.5 रहेगा, ये निश्चित थोड़ी हुआ, ये निश्चित नहीं हुआ। जैसे 8.5 ये निश्चित हुआ नहीं। तो निश्चित अणु जैसे 9 हो गया, 9H2O रहेगा, 10H2O रहेगा, 2H2O रहेगा। तो ये सब क्या हो गया, निश्चित अणु हो गया, जल के निश्चित अणु हो गया। न कि 8.5 जल के निश्चित अणु हुआ, 8.5 थोड़ी ना हुआ जल का निश्चित अणु। तो जल का निश्चित अणु हो गया क्या, 10H2O, 2H2O, ये सब क्या हो गया, जल के निश्चित अणु। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में Na2CO3 इंटू 10H2, यहाँ पे देखिए 10H2 है ना, तो 10H2 क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्रिस्टलन का जल का एग्जाम्पल हो गया। जैसे देखिए अगला, जैसे CSO4 इंटू 2H2O है, यानी ये निश्चित अणु है। जल के कितने अणु है, यहाँ पे पूछ देगा कि जल के कितने अणु है, धोने के सोडा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो जल के 10 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, 10 अणु पाए जाते हैं। जिप्सम में कितने अणु पाए जाते हैं, तो जिप्सम में 2 अणु पाए जाते हैं। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। और जिप्सम में कितने अणु जल के पाए जाते हैं, तो जल के 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु, 2 अणु पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये नीला थोथा या तुतिया का फॉर्मूला हो गया। इसमें जल के कितने अणु पाए जाते हैं, 5 अणु। कितने अणु, यहाँ पे देखिए 5H2O लिखा है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया है, क्रिस्टलन का जल का एग्जाम्पल हो गया है। आ गया समझ में, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, पूरी अच्छे तरीका से समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, आगे है परसवेग लवण। कौन सा लवण है, परसवेग लवण। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वह लवण जो हवा में उपस्थित जल को अवशोषित कर, क्या कर, अवशोषित कर, मतलब वह लवण जो हवा में उपस्थित जल को अवशोषित कर क्या करने लगते हैं, पसीजने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, पसीजने लगते हैं। तो पसीजने लगते हैं उसे क्या बोल देते हैं, परसवेग लवण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परसवेग लवण। जैसे में देखिए CaCl2 यानी अनार्ध कैल्शियम क्लोराइड किसका जैसे हो गया, परसवेग लवण का जैसे हो गया। CaCl2 किसका जैसे हो गया, परसवेग लवण का है। तो वह लवण जो हवा में उपस्थित जल को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे परसवेग लवण कहते हैं। ये आप लोग याद रख सकते हैं। अनार्ध कैल्शियम क्लोराइड किसका जैसे हो गया, परसवेग लवण का जैसे हो गया। किसका जैसे हो गया, परसवेग लवण का। तो ये रहा आप लोग का दूसरा चैप्टर का फुल क्लास। तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर खत्म हो गया।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।